हेलो एवरीवन। तो क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का ये है आज का वीडियो सेशन पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का फाइनल पार्ट होने वाला है। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे इस क्लास के अंदर, इस वीडियो सेशन के अंदर। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अभी तक समझा, काफ़ी सारी चीज़ों को अभी तक पढ़ा। जो हमारा आज का रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ ये है कि इंडिया कैसे सी के थ्रू एंशियंट टाइम से ही काफ़ी सारी कंट्री से कनेक्टेड रहा है। और वहीं से हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकल के आ रहा है कि जो इंडिया है वो सी से कनेक्टेड है बाकी सारी कंट्री से, या फिर ये कह सकते हो कि जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसमें इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो उसका इंडिया को फायदा क्या हुआ है, ठीक है, उस चीज को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास को हमने यहीं पे खत्म किया था, सुएज कैनाल तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन से। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में क्या समझा था, फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल रेंज आपके सामने लिखी हुई है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है उसका बेसिक हमने समझा था डिटेल में, उसके सारे फैक्ट्स पढ़े थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लॉन्गिट्यूड की लाइंस क्या होती हैं, कैसे टाइम सेट होता है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है, क्या होती हैं प्राइम मेरिडियन और क्या होता है इक्वेटर, इन सब के बारे में हमने पहले के पार्ट्स में पढ़ा था। तो अगर आपको वो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो उन वीडियो सेशंस को जरूर देख लीजिए, और अगर आपने पढ़ लिया है और अभी भी आपको याद नहीं है तो एक बार दोबारा से उन वीडियोस को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन के बारे में। हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो इंडिया के बीच में से पास होती है और काफ़ी सारी स्टेट्स में से होकर गुजरती है। और कुछ फैक्ट्स हमने इंडिया के बारे में पढ़े थे। एरिया वाइज हमने देखा था कि कैसे इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड में, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनका भी ध्यान रखना। कुछ फैक्ट्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया का जो नॉर्थ में है वो सारी हमारा माउंटेन यानी कि हिमालयन रीजन है, वहां किस तरह की माउंटेन पाई जाती हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स पाई जाती हैं। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कहां से होकर गुजरता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। जो लॉन्गिट्यूड उसको ही हमने क्या सिलेक्ट किया था एज ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। क्यों सिलेक्ट किया था ये भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, तो आप लास्ट क्लासेस को फिर से देख सकते हो। और उसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन हमने एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया कहाँ पे पड़ता है, साउथ में पड़ता है। और जो ईस्ट और वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उससे क्या हो रहा है, इंडिया का अच्छा खासा कनेक्शन हो रहा है समुद्र के रास्ते से, सी के रास्ते से और लैंड के रास्ते से भी। वो भी आज से नहीं, बहुत एंशियंट टाइम से हो रहा है। आज से 3000 4000 साल पहले से भी काफ़ी सारे हमने एंशियंट बुक्स में देखा है कि काफ़ी तरह के कल्चर जो है इंडिया में फॉरेन के पाए जाते हैं, और इंडिया का कल्चर भी वर्ल्ड तक फैला है। वो किस तरह फैला होगा तो हम कैसे उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे सी के थ्रू कोई माध्यम नहीं था जाने का, तो लैंड के थ्रू जाते थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो जितना भी व्यापार वगैरह चला, जितने भी यूरोपियन इंडिया में आए वो भी सारे किस तरह आए थे, सी के थ्रू ही आए थे। और उसके बाद हमने डेक्कन पेनिनसुला यानी कि दक्कन के पठार के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वो क्या है, दक्कन का पठार है। और नीचे इंडियन ओशियन में ये बहुत जो इंडिया की डेक्कन पेनिनसुला यानी कि दक्कन के पठार की यानी कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा है किसी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन ओशियन के अंदर। इसी कारण इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे इंडिया में आने के लिए जो रास्ता यूरोप से था वो पहले इतना लंबा घूम के आना पड़ता था। फिर हमने इजिप्ट में एक आर्टिफिशियल वाटरवे बना के मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को रेड सी यानी कि लाल सागर से जोड़ दिया था। और उसके कारण जो शॉर्टकट वे निकला था उससे इंडिया में आने का रास्ता अगर हम यूरोप से आए तो कम से कम 7000 किलोमीटर कम हो चुका था। और कितने किलोमीटर की है, 193 किलोमीटर की थी सुएज कैनाल। और कब ओपन हुई थी ना, 1869 में ओपन हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास स्मॉल क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में बन सकते हैं, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत और विश्व की यहाँ पे बात हो रही है। भारत और विश्व की बात यानी कि लास्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
क्योंकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आने वाला है कि कैसे इंडिया का जो लोकेशन है वो पुराने टाइम से ही काफी सिग्निफिकेंट रही है, काफी महत्वपूर्ण रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इसी लास्ट टॉपिक के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो तो पुराने समय से ही चलता आ रहा है लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको पहले ही बताया सी रूट के थ्रू पॉसिबल नहीं था, हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो लैंड रूट से तो बहुत हजारों सालों से ही जो कनेक्शन है इंडिया का वो चलता आ रहा है बाकी कंट्रीज के साथ। देयर आर वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स, काफी सारी सिविलाइजेशन है जो पुराने टाइम में जिनके बारे में पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई उस टाइम पे माउंटेन्स के जो नाम होते थे वो भी अलग अलग होते थे, कि उस माउंटेन रेंज से इस तरह कोई इंडिया के लैंड पे आया था, कोई व्यक्ति आया था, या यहां से कोई व्यक्ति बाहर गया था। तो इस तरह की काफी सारी स्टोरीज हैं। तो काफी सारे पासिस थे माउंटेन्स में जिससे नॉर्थ रीजन में इंडिया के काफी सारे ट्रैवलर्स आए हैं, और दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो आपको पता है कि जब कोई फॉरेन का व्यक्ति यहां आएगा तो अपने साथ एक नया कल्चर लेके आएगा, एक कई सारी ऐसी नई चीजें होंगी जो हमें सीखने को मिलेंगी। इस तरह हमारे यहाँ से भी कुछ व्यक्ति बाहर गए, वो कैसे कैसे आइडियाज लेके गए, वो उपनिषद लेके गए, वो रामायण महाभारत की स्टोरीज बाहर तक लेके गए, पंचतंत्र लेके गए। इससे क्या हुआ कि जो भारत का कल्चर था वो भी काफी अलग अलग देशों में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद है इंडिया का जो न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम है, यानी कि इंडिया की जो अंक प्रणाली है, इंडिया का जो दशमलव प्रणाली है, इंडिया की जो अंक प्रणाली है, दशमलव प्रणाली है, जो कि भारत के ही काफी संत रहे हैं, काफी अच्छे लोग रहे हैं, काफी इंटेलिजेंट लोग रहे हैं जिन्होंने ये चीजें बनाई थी, जो उनके थ्रू बाहर तक पहुंची। जैसे कि यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने जीरो की इन्वेंशन की थी, आप सब लोग जानते होंगे। इसी तरह ही भारतीय स्पाइसेस यानी कि भारतीय मसाले भी जो वर्ल्ड फेमस हैं, तब भी थे आज भी हैं, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हुए, बाहर गए। मजलिन यानी कि इसको मलमल का क्लॉथ भी बोल दिया जाता है, जो कि बहुत लाइट वेट कॉटन से बना होता है। ये जो क्लॉथ्स थे ये बाहर बहुत फेमस थे, तो ये भी फॉरेन में कहां से गए, भारत से ही गए। और भी काफी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भारत से गई। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स इनको बोल देते हैं, कि जब हम किसी पत्थर पर या किसी लकड़ी के किसी तख्ते पर या किसी भी चीज पर जब हम खुदाई करके, ठीक है, कार्विंग करके उस पे कोई चीज हम बना देते हैं। जैसे आपने काफी सारी मूर्तियां देखी होंगी, काफी सारे डिजाइन देखे होंगे, या घरों में काफी सारे डिजाइन देखे होंगे। तो ये जो फर्स्ट टाइम आया था ये ग्रीस से आया था, ग्रीक कल्चर को में ये चीजें हुआ करती थी, तो वहां से ये चीजें हमारे इंडिया में आई। तो हमने क्या देखा कि जब भी कनेक्शन होते हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी क्या हो जाती हैं, काफी तरह के अच्छे अच्छे कल्चर, काफी तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिरर, आपने देखा होगा आज कोई भी मंदिर वगैरह होता है, मस्जिद होती है, या पुराने किले वगैरह होते हैं, वहां पे डोम बने होते हैं। डोम क्या होते हैं, जैसे गुंबद बने होते हैं गोल गोल ऊपर, ठीक है। मिनरेट्स बनी होती हैं यानी कि मीनारें बनी होती हैं। ये सारी चीजें आपको आगरा के ताजमहल में भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें भी कहां से आई थी, ये सारी वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया से भारत के अंदर आई थी। तो इस तरह के डिजाइन कहां से आए थे, पश्चिमी एशिया से भारत के अंदर आए थे। तो हमने देखा कि काफी सारी चीजें यहां से भी बाहर गई और बाहर से भी यहां आई, यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है वो पुराने टाइम से ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। पुराने समय से ही काफी चीजों का आदान प्रदान जो है वो भारत में होता रहा है, और भारत से बाहर और भारत में अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें आई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया के पड़ोसी देश जो कि इंडिया के हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री, किसकी बात हो रही है, लैंड बाउंड्री। यहां से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट, कि ऐसी ऐसी कंट्रीज लिखो, कि ऐसी कंट्रीज के नाम लिखो जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ती हैं, जो कि कहां पड़ती हैं, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि देखो यहाँ पे है पाकिस्तान, तो ये कौन सा रीजन होगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सा रीजन हो गया हमारा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारे पास क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप कहोगे कि अफगानिस्तान तो दूर हो गया, पाकिस्तान से टच कर, इंडिया से कहां टच कर रहा है। तो याद रखना सबसे छोटी बाउंड्री जो इंडिया से टच होती है वो अफगानिस्तान की होती है। बिल्कुल नॉर्थ में आप देखिए, यहां से जरा सा एरिया, ये एरिया छोटा सा एरिया किसका है, अफगानिस्तान का एरिया है। उसके बाद चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान कहां पे पड़ते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ में आप देख सकते हैं चाइना,
नेपाल, भूटान और ये तिब्बतन रीजन होता था पहले, जो कि अब चाइना के अंडर है। ठीक है, ये सारा रीजन कहाँ पड़ता है? भारत के नॉर्थ में पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट की, जब हम ईस्ट की बात करते हैं, तो म्यांमार और बांग्लादेश, ये कंट्रीज कहाँ पे हैं? ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। तो ये कंट्रीज के नाम आपने याद रखने हैं। कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पे 7 कंट्रीज के नाम लिखे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। डायरेक्शन भी याद रख लेना कि कौन कौन सी डायरेक्शन में पड़ती हैं, कई बार वो पूछ लेता है एग्जाम में। और जो सदर्न नेबर्स की बात करें, वो हमसे सी से कनेक्टेड है। अगर हम अपने साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो वो समुद्र के थ्रू कनेक्टेड है। कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपको पता है लक्षद्वीप के साउथ में जो पड़ता है मालदीव्स, ये, और इधर ये भी एक कंट्री है, और श्रीलंका भी एक कंट्री है। श्रीलंका की अगर बात करें तो मैंने पहले भी चैप्टर में बताया है कि वो एक नैरो चैनल, यानी कि एक पतले से चैनल से इंडिया से जुड़ा हुआ है यहाँ पे पानी के अंदर। उसको बोल दिया जाता है पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। इसको हिंदी में मन्नार की खाड़ी भी बोल दिया जाता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, तो इन चीज़ों को आपने बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियोस के बीच में ही मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाता रहूँगा। जैसे कि अभी ये चैप्टर जो है ये हमारा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलेगा इस चैप्टर का, जिसको मैं बोलता हूँ कि गोल्डन क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में अभी तक पूछा गया है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो इंडिया की लोकेशन है हिंद महासागर में या फिर इंडियन ओशियन में, जो इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन कैसे महत्वपूर्ण है या फिर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जैसे भी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाना चाहेगा, मैं तो फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि किस तरह की लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी है, तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है कि इंडियन ओशन में इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो जिस भी वे में लिखना चाहेगा आपसे पूछेगा, तो इसका आंसर जो आप बनाओगे वो पॉइंट्स में बनाओगे। कैसे पॉइंट्स में बनाओगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहले तो आप ट्रेडिंग के बारे में बता सकते हो, ट्रेडिंग रिलेशंस। ठीक है, ट्रेडिंग रिलेशंस का क्या मतलब है? व्यापारिक संबंध। तो पहले पॉइंट याद रखना, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो हमेशा पॉइंट्स बना बना के लिखा करो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या किया करो? अंडरलाइन करके दिखाया करो कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ दिखाने से चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और क्योंकि इतना टाइम किसी की भी चेक करने वाले के पास नहीं होता कि आपका पूरा क्वेश्चन वो पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेपर ऑलरेडी पड़े होते हैं जो उसको चेक करने होते हैं विद इन लिमिटेड टाइम। तो अगर किसी ने साफ साफ अच्छा अच्छा लिखा हो, पॉइंट्स बना के लिखा हो, तो उसको 1-2 नंबर तो वैसे ही वो खुशी खुशी में फालतू दे ही देता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हमेशा अपनी अच्छी रखिए। तो ट्रेडिंग रिलेशन का क्या मतलब है? तो हिंद महासागर में हमें पता है कि काफी बड़ा एरिया हमारा है, और हिंद महासागर में होने की वजह से, एक बार फिर से दोबारा पिछले डायग्राम की ओर चलते हैं। हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन में देखियो हमारा जो एरिया है वो काफी अच्छा एरिया, अच्छा खासा एरिया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये सी रूट के थ्रू कितनी कंट्रीज हैं जो हमसे कनेक्ट हो रही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि भाई सी रूट के थ्रू, जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ से शिप जाएगी वो भारत में ही आ रही होगी, क्या पता उसे किसी और कंट्री में जाना हो। बट इतना लंबा रूट एक बारी में शिप का कवर करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। उनको रास्ते में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेना पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यूरोप से कोई यूरोप की कंट्रीज से कोई शिप निकल के आई है व्यापार करने के लिए, और वो जा रही है, आगे जा रही है, या तो फिलीपींस जा रही है या वो सिंगापुर जा रही है, लेकिन इतना लंबा रूट वो कवर नहीं कर पाएगी, तो वो पहले कहां स्टॉप ले लेगी? भारत में। तो हम उनसे क्या लेते हैं इस चीज का, तो यहां पे जब वो रुकेंगे तो उनको क्या टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, जो भी यहां पे उनको टैक्स या जो भी चीज पे करनी पड़ेगी, या रेंट पे करना पड़ेगा यहाँ पे रुकने के लिए, तो वो भी एक तरह की क्या है, हमारी इनकम का सोर्स ही तो है। हमने तो उसमें कुछ नहीं किया ना। तो कई तरह से इंडिया की लोकेशन जो है, भारत की लोकेशन जो है, वो काफी सिग्निफिकेंट है इंडियन ओशियन में। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले ट्रेडिंग रिलेशन, व्यापारिक संबंध। तो भारत के व्यापारिक संबंध काफी टाइम से ही बाकी दुनिया से जुड़े रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो सी के थ्रू कनेक्शन है वो काफी वाइड है, और इंडिया बड़े इजिली काफी सारी कंट्री से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। दूसरा है दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? इंडियन कल्चर के बारे में लिख सकते हो।
भारतीय सभ्यता के बारे में लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो दूसरे पॉइंट में कि भारत की जो सभ्यता है ये पुराने टाइम से ही, क्योंकि इंडिया लैंड से भी काफी सारी कंट्री से कनेक्टेड है, तो भारत की सभ्यता कई कई देशों में गई है। काफी ऐसी कंट्रीज जो हैं जो भारत में आज, जहां पे भारत के मंदिर देखने को मिलते हैं, वहां पे हालांकि इंडियन बहुत कम रहते हैं, फिर भी वहां पे भारत के काफी सारे मंदिर, भारत के काफी सारा कल्चर, योगा वगैरह इन चीजों को फॉलो किया जाता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे क्या थे, कनेक्शन थे, हम वहां पे आ जा सकते थे। तीसरे, आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो, यानी कि आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो कैसे हमारी जो लोकेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक लाभ भी हमें काफी हुआ है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी अगर शिप जा रही है, मान लो वो जरूरी नहीं है कि भारत के साथ व्यापार करने जा रही है, वो एक लॉन्ग रूट पे निकले, उसको रास्ते में कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना लंबा डिस्टेंस एक बारी में कवर नहीं होता, कई हजारों किलोमीटर का, तो वो रास्ते में जब रुकती है तो वो इंडिया में ज्यादातर रुका जाता है, तो उस अकॉर्डिंग भी इंडिया की एक अलग इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, चौथा हमारा है कि आप प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कि जो नेचुरल प्रोटेक्शन हमें मिल रही है, आप उसकी बात कर सकते हो। नेचुरल प्रोटेक्शन भी हमें बहुत ज्यादा मिल रही है, किसके कारण? इंडियन ओशियन के कारण मिल रही है। क्योंकि देखो, आज तक अगर भारत की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जितने भी अटैक हुए हैं सारे नॉर्थ की तरफ से हुए हैं, जितने भी अटैक हुए हैं वो सारे नॉर्थ रीजन की तरफ से हैं, क्योंकि ये बाकी सारी कंट्री से क्या है, कनेक्टेड है। साउथ रीजन हमारा समुद्र है, इतने समुद्र से कोई यहाँ पे अटैक करने तो आएगा नहीं, तो ये एक तरह की क्या है कि सिक्योरिटी भी बनी रहती है। उस सिक्योरिटी का, उस प्राकृतिक सुरक्षा का हमें बहुत फायदा मिला है। दूसरी चीज, इसी समुद्र के कारण हमारे जो इंडिया है इसमें मॉनसून हवाएं भी आती हैं, जिसके कारण सारे देश में मॉनसून आता है और अच्छी खासी बारिश यहां पे आती है। ठीक है, मॉनसून वगैरह के बारे में हम ज्योग्राफी में जरूर पढ़ेंगे। तो ये मॉनसून हवाएं भी किस कारण आ पा रही हैं? क्योंकि हम इंडियन ओशियन से अच्छे खासे कनेक्टेड हैं, तो ये हवाएं घूम के समुद्र के ऊपर से होती इंडिया में एंट्री करती हैं, हमें बहुत सारा पानी मिलता है, बारिश मिलती है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो इस तरह से हमने इन 4 पॉइंट्स में कवर किया। आप और ज्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, चाहे वो एवरग्रीन हो, एमबीडी या जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता हो या आपको स्कूल ने प्रेफर किया हो, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मेन था कि चैप्टर की थीम आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने हर चीज को समझा होगा। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।